वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो आज का ये वीडियो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के शिक्षकों के अवकाश से संबंधित जानकारी। आप कौन से अवकाश ले सकते हैं और कौन से अवकाश नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे अवकाश हैं जो आप ले सकते हैं, उसका मैं कुछ नाम बता दे रही हूँ आप लोग को कि शिक्षा विभाग आपको कौन कौन से अवकाश दे सकते हैं। जैसे आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश है, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, चिकित्सक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, अर्जित अवकाश या अवैतनिक अवकाश। ये सारे अवकाश कब और कैसे लिए जा सकते हैं, क्या इसमें आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हों उनके लिए, या फिर जो ऐसे फादर्स हैं जो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं वैसे लिए, या फिर कोई किसी को कोई बीमारी हो, या फिर बहुत सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो, इन सभी के लिए ये सारे छुट्टियों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे मिलेगा और इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब जैसे दिया है, ये लेटर है शिक्षा विभाग का, इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, मैं वो पढ़ के आपको सुना रही हूँ। शिक्षा विभाग बिहार सरकार में पदस्थापित सभी शिक्षकों, नियोजित, विशिष्ट, बीपीएससी, टीआरई, रेगुलर को इस शिक्षक को शिक्षक आईडी से अवकाश के लिए करना होगा आवेदन। इससे संबंधित पत्र बहुत जल्द होगा जारी। जैसा कि सुरक्षित शनिवार में माननीय श्री एससीएस महोदय सर ने हमें बताया कि छुट्टी के लिए अब आपको डीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपका अवकाश अगर आपने इस शिक्षा कोर्स पे ऑनलाइन कर दिया है तो आपको उसकी छुट्टी मिल जाएगी। तो उसका प्रोसेस क्या है और ये कौन कौन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए भी ये चीज़ें बहुत अहम है, उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पत्र जारी होने के बाद ई शिक्षा कोर्स अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद शिक्षिका अपनी ई शिक्षा कोर्स आईडी से अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। निम्न बिंदुओं पर विभाग का रहेगा ध्यान। अब क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। शिक्षा विभाग शिक्षकों के अवकाश से संबंधित सभी मामले ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से करने के लिए आदेश जारी करेगा। इससे शिक्षकों को अब और नहीं लगाना होगा प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर। तो इससे आप लोग को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने अवकाश को स्वीकृति प्रदान करवा सकते हैं। आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश आप कैसे लेंगे, बीपीएससी टीआरई 3 क्या ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे स्वीकृत कराएंगे, इन सब चीज़ों पर ये दिया गया है। शिक्षक या शिक्षिका को सीएल या एसएन के लिए इस शिक्षा को शिक्षक आईडी के माध्यम से एक दिन पहले अपने आवेदन करना होगा, जिससे प्रभारी प्रधानाध्यापक को इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से स्वीकृत करना होगा। अब जो भी चीज़ें हैं, आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना होगा। एप्लीकेशन लिखने से छुट्टी मिल गई, आपको एक दिन पहले इस शिक्षा कोर्स पे ऑनलाइन छुट्टी चढ़ा देना है, जिसको प्रधानाध्यापक अपने आईडी से उसको स्वीकृत करेंगे। अगर आपके सीएल एसएल की वजह से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक आपके सीएल एसएल के आवेदन को स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक अगर आपके आवेदन का जवाब नहीं दिया जाता है तो आपका आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक अगर ये देखते हैं कि विद्यालय में आपके छुट्टी के आवेदन के करने पे पठन पाठन प्रभावित होता है तो वो उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका छुट्टी कैंसिल हो जाएगा। और यदि उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो आपकी वो छुट्टी स्वीकृत मान ली जाएगी स्वतः। अब दूसरा है मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश। ये क्या है कि शिक्षक या शिक्षिका को मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश के लिए इस शिक्षा को शिक्षक आईडी के माध्यम से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे। विद्यालय संबंधित जानकारी आपको मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए 7 दिन पहले ही शिक्षा कोर्स पे अपलोड करना होगा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी ही स्वीकृत करेंगे। अगर आपके आवेदन का जवाब 7 दिनों के अंदर नहीं दिया जाता है तो आपका आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। पहले इन छुट्टियों के लिए ना कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, समझिए मत। और अभी क्या है कि अगर आपने 7 दिन पहले अपना आवेदन दे दिया और आपका डीओ ऑफिस से किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोई भी
जवाब नहीं दिया जाता है तो ये आवेदन भी आपका स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी पहल है शिक्षा विभाग का। इससे टीचर्स को मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब खुल के रहेगा, अपनी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार को इतनी मतलब सहूलियत देने के लिए। और ये है चिकित्सक अवकाश। शिक्षक या शिक्षिका को चिकित्सा अवकाश के लिए इस शिक्षा कोष शिक्षक आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे। ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही स्वीकृत करेंगे। इसके बारे में नहीं लिखा है कि अगर वे स्वीकृत नहीं करते हैं तो क्या ये स्वतः हो जाएगा। इसके बारे में विस्तृत लेटर जारी किया जाएगा, तो उसमें भी की सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। अब है क्षतिपूरक अवकाश। क्षतिपूरक अवकाश क्या है ये भी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। शिक्षक शिक्षिका को क्षतिपूरक अवकाश के लिए ई शिक्षा को शिक्षक आईडी के माध्यम से एक दिन पहले आवेदन दान करना होगा, जिसे प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को ई शिक्षा कोष के माध्यम से स्वीकृत करना होगा। अगर आपके क्षतिपूरक अवकाश की वजह से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो आपके प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक आपके क्षतिपूर्ति अवकाश के आवेदन को स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। विद्यालय संबंधित जानकारी चैनल प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अगर आपके आवेदन का जवाब नहीं दिया जाता है तो आपका आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि क्या है, बहुत ही अच्छा मतलब लिया गया है निर्णय। अब आगे है अर्जित अवकाश या अवैतनिक अवकाश। अर्जित अवकाश होता है हमें कुछ छुट्टियाँ मिली हैं जो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और अवैतनिक अवकाश होता है कि हम ऐसी छुट्टियाँ लेते हैं जिसकी वजह से हमें वेतन नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, शिक्षक या शिक्षिका को अर्जित अवकाश या अवैतनिक अवकाश के लिए इस शिक्षा को शिक्षक आईडी के माध्यम से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे। अगर आपके आवेदन का जवाब 7 दिनों के अंदर नहीं दिया जाता है तो आपका आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। मतलब देखिए शिक्षा विभाग शिक्षकों को इतनी सहूलियत दे रही है, क्यों दे रही है, ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण व्यवस्था बच्चों पर जो ध्यान है ना वो अच्छे से दे सकें। इसलिए उन्हें एकदम टेंशन फ्री रख रही है कि वो अपनी छुट्टी स्वतः ही वो ले सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दौड़ भाग करना नहीं पड़ेगा। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर शिक्षा विभाग हमें इतनी ज़्यादा सहूलियत दे रही है, हमारी छुट्टियों के लेके इतना ज़्यादा सजग है, तो हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमें भी टाइम से आना होगा, टाइम से जाना होगा, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हैं वो टाइम से ही हो रही हैं। शिक्षक भी समय से आ रहा है और समय से ही विद्यालय छोड़ भी रहा है, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से अब चीज़ें करवाई जा रही हैं एक्टिविटी के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी स्मूथली चल रही हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी, शिक्षा विभाग अगर हमारे लिए इतना सोच रही है तो हम लोग भी अपने स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को और भी ऊपर ले जाएं, ताकि हमारे जो बिहार के नौनिहाल हैं उन्हें अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत न हो। वे अपने भविष्य के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके भविष्य को इतना उनका बेसिक इतना मजबूत कर दें कि वे अपने भविष्य के लिए स्वतः ही कहें कि हम कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप लोग को जो भी छुट्टियाँ चाहिए, चाहे मातृत्व हो या पितृत्व अवकाश हो, अर्जित हो या अवैतनिक अवकाश हो, जो भी अवकाश हैं, SL हो या CL है, वो अब आप इस शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक या जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्वीकृत नहीं होने की दिशा में वो आपकी स्वतः स्वीकृत मान ली जाएगी, तो बाद में उस पर आपको स्पष्टीकरण या कुछ भी आने का कोई भी भय या डर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि BPSC TRE 3 वाले कैसे अपना आवेदन इस शिक्षा कोष पे करेंगे। तो जैसे देखिए, हर एक ज़िले से आप लोग का प्रान नंबर जनरेट करने का लेटर निकल चुका है। जैसे ही आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, आपकी सैलरी भी मई महीने के 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का सैलरी आपका 16 दिन का बनता है, वो आपका एक ही बार आएगा। मेरा भी सैलरी 15 दिन का आया था, 16,000 के लमसम आया था। उसके बाद से हर महीने आना स्टार्ट हो गया। तो प्रान नंबर जैसे ही जनरेट होता है, उसके बाद आपका इस शिक्षा कोष पर ID के लिए भी आपका ID आना भी सुनिश्चित हो जाएगा, और महीने दिन के अंदर आप लोग का भी इस शिक्षा कोष पे ऑनलाइन हाजिरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से आप अपने भी आवेदन को इस शिक्षा कोष के माध्यम से स्वीकृत या अस्वीकृत करवा सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी सराहनीय कार्य है शिक्षा विभाग का। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये सारी कदमें उठाई जा रही हैं ताकि शिक्षा पर शिक्षक बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा पाए। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग उस चीज़ का मान रखें और मान रखते आ भी रहे हैं। उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में दिखेगा भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो बाय।